और आज यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 1 केमिस्ट्री में। बहुत बेसब्री से आप जिस चैप्टर का इंतज़ार कर रहे थे वो चैप्टर आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम भगवान श्री गणेश जी को याद करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। उसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ऐसा अपना नाम है चैप्टर का, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसके अंदर पहली जो चीज़ है वो है कि केमिस्ट्री क्या है, उसके बारे में हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, है ना। केमिस्ट्री, चलो केमिस्ट्री मतलब यहाँ पे मिस्ट्री है। किसकी मिस्ट्री? केमिकल की मिस्ट्री। मिस्ट्री है मिस्ट्री ऑफ केमिकल, है ना। केमिस्ट्री मतलब मिस्ट्री ऑफ केमिकल। अगर यहाँ से देखें तो केमिकल की मिस्ट्री वो है केमिस्ट्री। अब हम क्या सोचते हैं कि भाई केमिस्ट्री क्या रहेगी, तो हम ये सोचेंगे भाई एक पीरियोडिक टेबल होगा, है ना। ये जो है अपना पीरियोडिक टेबल है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि भाई एक पीरियोडिक टेबल है, उसके अंदर S, P, D और F ऐसे 4 ब्लॉक है, S, P, D, F, और उसके अंदर 100 जितने एलिमेंट हैं। वैसे देखा जाए तो 118 एलिमेंट है, लेकिन हम सोचे कि भाई 100 एलिमेंट है, तो हम तो यही सोचेंगे कि स्टडी ऑफ 100 एलिमेंट इज केमिस्ट्री। हम तो यही सोचेंगे कि स्टडी ऑफ 100 एलिमेंट इज केमिस्ट्री। अगर 100 एलिमेंट के बारे में हमें थोड़ा बहुत पता है तो हम तो यही सोचेंगे कि वही केमिस्ट्री है। लेकिन आपको अगर 100 एलिमेंट पता है, उसके नाम पता है, उसके एटॉमिक नंबर पता है, तो आप ये मत सोच लो कि आप केमिस्ट्री के बहुत बड़े महारथी बन गए हो, है ना, आप केमिस्ट्री के बेताज बादशाह बन गए हो। ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। छोटे बच्चों को भी पता होता है कि भाई इतने एलिमेंट है, 118, इनके ये नाम है, इसका एटॉमिक नंबर है। तो केमिस्ट्री सिर्फ 100 एलिमेंट का सब्जेक्ट नहीं है। केमिस्ट्री बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, लार्ज सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। सिर्फ 100 एलिमेंट के बारे में हम समझ लें तो उसे केमिस्ट्री नहीं कह सकते। केमिस्ट्री क्या चीज़ होती है, तो हर चीज़ को बारीकी से समझना, उसको बोलते हैं केमिस्ट्री। कौन बताता है ये? तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है रोवाल्ड हॉफमैन। रोवाल्ड हॉफमैन, ध्यान रखना, रोवाल्ड हॉफमैन है, मित्र है हमारे बचपन के, दोस्त हैं रोवाल्ड हॉफमैन। उन्होंने क्या बताया है? तो उन्होंने बताया है केमिस्ट्री इज नॉट अ स्टडी ऑफ 100 एलिमेंट, केमिस्ट्री इज वेरी लार्ज सब्जेक्ट। केमिस्ट्री 100 एलिमेंट का स्टडी नहीं है, वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे हाइपोथेसिस होंगे, बहुत सारे हाइपोथेसिस होंगे। केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे रूल्स होंगे। केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे सेमी रूल होंगे, मतलब रूल के पीछे और रूल, है ना। तो बहुत से हाइपोथेसिस, बहुत से रूल्स, बहुत से ट्रूथ। अब ट्रूथ का मतलब क्या है कि ट्रूथ मतलब कुछ ऐसे ट्रूथ होते हैं, मतलब सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये एक ट्रूथ है, हमें मानना ही पड़ेगा कि भाई ये एक ट्रूथ है, इसको हम बदल नहीं सकते और इसको हम समझा भी नहीं सकते। तो ऐसे बहुत से ट्रूथ होते हैं, बहुत से रूल्स होते हैं, बहुत से हाइपोथेसिस होते हैं, मतलब थियोरम होते हैं, बहुत से हाइपोथेसिस और बहुत सी थियोरम होती है। ये सब मिलकर के जो बनता है उसे बोलते हैं केमिस्ट्री। उसे क्या बोला जाता है? केमिस्ट्री। मतलब ओनली स्टडी ऑफ एलिमेंट इज नॉट केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ hypothesis, rules, truth and theorem connected with elements and compounds। मतलब एलिमेंट और कंपाउंड के साथ
क्या हाइपोथेसिस है, क्या रूल्स है, उनके साथ क्या ट्रूथ है, उनके साथ कौन से थियरम कनेक्टेड है, उसका पूरा स्टडी, उसको बोला गया है केमिस्ट्री, ऐसा बोला है रोवाल्ड हॉफमैन ने। दूसरी एक बात हम ये बताएंगे कि सबसे पहले हमने जो नाम लिया वो रोवाल्ड हॉफमैन का है, लेकिन रोवाल्ड हॉफमैन फादर ऑफ केमिस्ट्री नहीं है। अगर कोई पूछे आपसे कि हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, तो ध्यान रखना है फादर ऑफ केमिस्ट्री जो है वो है एंटोनी वॉन लेवोजियर। कौन है? एंटोनी वॉन लेवोजियर। तो एंटोनी वॉन लेवोजियर है वो फादर ऑफ केमिस्ट्री है। उन्होंने क्या किया था? तो उन्होंने एलिमेंट को इंट्रोड्यूस किया था, एलिमेंट की डेफिनेशन दी थी एंटोनी वॉन लेवोजियर ने, और लेवोजियर को ही बोला गया है फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले ये पता होना चाहिए कि हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी वॉन लेवोजियर, और उन्होंने क्या काम किया था? तो उन्होंने एलिमेंट की डेफिनेशन दी थी। दूसरा, उन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था, लेकिन वो अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अपने लिए। दूसरा, केमिस्ट्री की डेफिनेशन किसने दी थी? देखो, फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? लेवोजियर है। और केमिस्ट्री की डेफिनेशन किसने दी थी? तो रोवाल्ड हॉफमैन ने दी थी। हॉफमैन ने बोला केमिस्ट्री इज नॉट अ स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, केमिस्ट्री इज अ होल स्टडी ऑफ एलिमेंट, कंपाउंड एंड देयर हाइपोथेसिस, रूल्स, ट्रूथ्स एंड थियरम। तो वो है केमिस्ट्री। तो ये डेफिनेशन है, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बाद में आपको लिखना है, दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि हॉफमैन ने क्या बोला था और लेवोजियर ने क्या काम किया था। ये होगी डेफिनेशन। अब देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेके अंगूठा भेज दो। Nobody can knows the mystery of chemistry। वाह वाह वाह, क्या डायलॉग मारा है कृपाल, क्या डायलॉग है। इस डायलॉग पे एक तुम्हें पप्पू। चल, बहुत अच्छा लगा हमें तुम्हारा डायलॉग। चल, निकाल ले रहा हूँ, समझना। अब समझ रहे हैं वेरियस ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांच है, उसके बारे में समझेंगे, है ना। केमिस्ट्री में ये नहीं है कि जो हम जो पढ़ेंगे वही केमिस्ट्री है, ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांच है, बहुत सारा सीखने का होता है केमिस्ट्री में। इसकी बहुत सी ब्रांच होती है केमिस्ट्री की। जो 3 ब्रांच जो हमें पढ़नी है वो पहले बता रहा हूँ। केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांच है। अभी देख रहे हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ये सब बातें हैं, इसमें से कोई इतना क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन अभी मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ तो बता दे रहा हूँ। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में अलग अलग ब्रांच हैं। एक होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, क्लियर, एनालिटिकल केमिस्ट्री। दूसरा होता है क्वांटिटिव केमिस्ट्री, क्वांटिटिव, क्वांटिटिव QUN, है ना, क्वांटिटिव। स्पेलिंग थोड़ा आप समझते रहे ना, है ना। क्वांटिटिव केमिस्ट्री एंड क्वालिटेटिव केमिस्ट्री, क्वाली, है ना, QUA, क्वाली। स्पेलिंग आप समझते रहना, ये बोल रहा हूँ मैं। क्वालिटेटिव केमिस्ट्री, क्लियर। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। तीसरा है वो है फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। चौथा है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबके पीछे केमिस्ट्री लिखते रहना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पांचवा जो है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, एग्री CU कल्चर केमिस्ट्री, है ना, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, क्लियर। और जो है उसके बाद अगर देखा जाए एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, एक होता है वो होता है
न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। चलो ये सारी ब्रांचेस है केमिस्ट्री की, है ना। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एक होता है मेडिसिन केमिस्ट्री, मेडिसिन केमिस्ट्री, क्लियर, मेडिसिन केमिस्ट्री। दूसरा एक रहेगा न्यूमेरिकल केमिस्ट्री, न्यूमेरिकल केमिस्ट्री, क्लियर, न्यूमेरिकल केमिस्ट्री। तो ये बहुत सी ब्रांच है केमिस्ट्री की, 9 नंबर आएगा, है ना। न्यूमेरिकल केमिस्ट्री रहेगा। देखो एनालिटिकल केमिस्ट्री है, क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, फिजिकल है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिकल है ना। इसके बाद में एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, मेडिसिन केमिस्ट्री है। दूसरा है न्यूमेरिकल केमिस्ट्री है, क्लियर। एक रहेगा बायोकेमिस्ट्री, जो एमबीबीएस में आएगा सब्जेक्ट, उसको बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। ये एमबीबीएस का सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री। अगर आपका कोई भाई बहन एमबीबीएस में पढ़ रहा है तो उसको पूछना, ये सब्जेक्ट आता होगा बायोकेमिस्ट्री। और एक जो है सबसे अच्छा, मेरा फेवरेट, उसको बोलते हैं ग्रीन केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? ग्रीन केमिस्ट्री। तो ये सारी ब्रांचेस है केमिस्ट्री की, अलग अलग ब्रांच है। अभी अलग अलग ब्रांच है तो उसके अलग अलग साइंटिस्ट रहे होंगे। देखो अलग अलग ब्रांच के अलग अलग लोग होते हैं। मान लो अपना ये स्कूल है रॉयल स्कूल, तो उसमें साइंस डिपार्टमेंट का पूरा जो साइंस डिपार्टमेंट का जो स्टाफ होगा वो अलग होगा, कॉमर्स का जो स्टाफ होगा वो अलग होगा। तो हर एक डिपार्टमेंट के लोग होते हैं। तो वैसे केमिस्ट्री के 11 डिपार्टमेंट हैं, तो उसके भी अलग अलग लोग होंगे। मतलब एनालिटिकल केमिस्ट्री के लिए अलग आदमी होगा, मतलब एक पूरी कम्युनिटी होगी, आदमी नहीं पूरे आदमी, मतलब बहुत ज़्यादा आदमी होंगे, कम्युनिटी होगी एनालिटिकल केमिस्ट्री वालों की। वैसे क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, फिजिकल, पूरी कम्युनिटी होती है। मतलब जैसे समझो अपना तो छोटा स्कूल है, अगर कोई बड़ा स्कूल है तो उसमें क्या रहेगा, अभी की केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री के अंदर 10-15 टीचर होते हैं एक ही स्कूल में, और उन टीचर का सब्जेक्ट होता है कि भाई ये टीचर ये पढ़ाएगा। मतलब एक टीचर फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाएगा, दूसरा टीचर इनऑर्गेनिक पढ़ाएगा, और एक जो टीचर है वो स्पेशली ऑर्गेनिक पढ़ाएगा। मतलब एक ही टीचर पूरा केमिस्ट्री नहीं पढ़ाता, उसके डिपार्टमेंट के हिसाब से उसको डिवाइड किया जाता है। चलो, तो वैसे यहाँ पे अलग अलग ब्रांचेस हैं तो उसके अलग अलग लोग रहेंगे, वो ध्यान रखना, समझते रहना। धीरे धीरे हम भी पढ़े होंगे, टेंशन नहीं है। चलो, अब एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है वो समझो। एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या करना होता है, तो ये जो कम्युनिटी के लोग हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री के जो कम्युनिटी के जो लोग हैं, ये है ना, मैं बोलूँ आपको, नवरे होते हैं। कैसे होते हैं? नवरे। नवरे मतलब इनके पास टाइम की कोई कमी नहीं होती, इनके पास कुछ काम धंधा है ही नहीं। इनको अगर आप है ना पानी भी दोगे पीने के लिए कि लो भैया ये पानी पी लो, तो ये जो होगा ना वो चुपचाप से पानी को पिएंगे नहीं। इनके अंदर कीड़ा होता है ना, वो बोलते हैं कि इसके पिछवाड़े में कीड़ा है, ऐसा। तो ये जो एनालिटिकल केमिस्ट्री वाले जो होते हैं, इस ब्रांच में जो लोग होते हैं, उनके अंदर कीड़ा होता है, वो उनको शांति से बैठने नहीं देगा। अगर आपने उनको दिया है कि भैया ये पानी है आप पी लो, तो वो उसको पिएंगे नहीं पानी को, उसका एनालिसिस करेंगे। क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे, है ना। मतलब उसके ऊपर ये लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे। अरे भैया पानी दिया है, चुपचाप पी के बात खत्म कर ना, हम तो एनालिसिस करके रहेंगे। कैसी एनालिसिस करेंगे वो देखेंगे। ये जो पानी है इसका पीएच क्या है, एसिडिक वाटर है कि बेसिक वाटर है। ये जो पानी है इसके अंदर आयंस जो है, मतलब जो पानी के अंदर आयन होते हैं, सोडियम होता है, क्लोराइड होता है, अलग अलग आयंस होते हैं। कितना ppm आयन है, मतलब कितना परसेंटेज इसके अंदर आयन है, वो चेक करेंगे। ये जो पानी है ना, इसके अंदर हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है और ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है। मतलब वो चुपचाप से इसको पिएंगे नहीं, वो पानी का पूरा चमत्कार करेंगे बैठ के। समझ रहे हो?
थ्री इडियट फिल्म देखा है? हाँ वही, मतलब पूरा निकालेंगे उसका हिस्ट्री, कितना फीट से पानी आया है, इसके अंदर सॉल्ट कितना है, पानी के अंदर डेंसिटी कितनी रही है, पीएच क्या है, वो सब निकालेंगे। वो जो कम्युनिटी होती है वो होती है एनालिटिकल केमिस्ट्री। उनको आप कुछ भी दे दो, बस उनका यही काम है कि उसका पीएच क्या है, उसका कंसंट्रेशन क्या है, उसके अंदर कितने आयंस है, कितना परसेंटेज ये है, कितना परसेंटेज वो है, यही इनका काम रहता है एनालिटिकल केमिस्ट्री वालों का। दूसरे जो है वो है ये कम्युनिटी, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, है ना। अब ये क्वांटिटेटिव वालों का काम क्या है, क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री वालों का काम क्या है? इनका काम है कि भाई आप मतलब कुछ रिएक्शन कर रहे हो, मतलब कुछ भी है, तो उसके अंदर कितनी क्वांटिटी है वो ये निकाल के दे देंगे आपको। क्वांटिटी मतलब समझो कि आपने अगर इनको चाय पीने दे दिया, अगर आपने इनको चाय पीने दिया समझो, तो ये है ना चाय पीते पीते आपको बता देंगे कि इसके अंदर 22.2 ग्राम शुगर और 20 मिली वाटर एंड 250 मिली मिल्क है, ऐसा आपको बता देंगे चाय पीते पीते। मतलब इनको हर चीज में क्वांटिटी दिखती है, हर चीज में क्वांटिटी दिखेगी। अगर ये अपनी वाइफ से प्यार भी करेंगे और उसको पप्पी भी देंगे तो गिन गिन के देंगे कि मैंने तुझे एक पप्पी दिया, उसके अंदर 200 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मैंने ट्रांसफ़र किए तुमको, और जितना वाटर मैंने तुमको ट्रांसफ़र किया ना, उसका जो वेट निकल रहा है वो इतना ग्राम बन रहा है, समझ रहे हो। तो आज हमारा प्यार 2 ग्राम हो गया। मतलब सब काम ये लोग गिन के करेंगे। वो होते हैं क्वांटिटेटिव केमिस्ट्रियंस, मतलब ये कम्युनिटी होती है वो क्वांटिटी पे काम कर रही है, समझ रहे हो, पूरा क्वांटिटी पे काम होगा यहाँ पे। मतलब आप कोई भी कंपाउंड अगर इनको दोगे तो वो ये देखेंगे भाई इसके अंदर कितनी क्वांटिटी में क्या चीज़ है वो देखेंगे, है ना। या फिर कोई जगह से अगर मिनरल निकलने वाला है तो कितना मिनरल यहाँ से मिल सकता है, कितनी क्वांटिटी में मिनरल मिल सकता है। अगर हम अर्थ को खोद के उसमें से मिनरल निकाल रहे हैं, अर्थ क्रस्ट को फाड़ के, तो ये इनका काम होता है जो क्वांटिटिव एनालिसिस करते हैं वो। दूसरे होते हैं क्वालिटिव एनालिसिस वाले, वो चेक करते हैं प्योरिटी। वो क्या चेक करते हैं? प्योरिटी। इनका काम है प्योरिटी चेक करना। अब प्योरिटी चेक करना मतलब क्या है कि भाई किसी भी कंपाउंड में कितनी प्योरिटी रही है, मतलब ये 100% प्योर है कि नहीं, कितनी इम्प्योरिटीज़ है, वो सब इसमें होगी, क्वालिटी केमिस्ट्री में चेक की जाती है, समझ रहे हो। तो ये सब ब्रांचेस है केमिस्ट्री की, ब्रांचेस के बारे में थोड़ा बहुत बता रहे हैं, आपको ध्यान रखना है कि कौन सी ब्रांच में क्या काम हो रहा है। तो ये जो है एनालिटिकल, इसमें सब एनालिसिस का काम रहेगा। ये जो है क्वांटिटी, इसमें क्वांटिटी मेजर की जाएगी, क्वालिटेटिव में क्वालिटी चेक की जाती है। दूसरा है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक संगम है। उसमें क्या है, फिजिक्स के कुछ रूल को केमिस्ट्री के साथ जोड़ा गया है। मतलब फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री होता है। उसमें फिजिक्स की कुछ बातें केमिस्ट्री में ली गई है। मान लो आप इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो, इलेक्ट्रोलाइसिस आपने सुना होगा 10th में कि भाई ऐसे बीकर लेते हैं, ऐसे इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, और इलेक्ट्रोड ले के बीच में यहाँ पे हम बैटरी ज्वाइंट कर रहे हैं। तो बैटरी ज्वाइंट कर रहे हैं तो जो इलेक्ट्रिसिटी जो घूम रही है वो फिजिक्स की है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फिजिक्स की है, पर यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड लिए गए हैं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया है, जो भी सॉल्यूशन रहा होगा वो केमिस्ट्री का होगा। तो ऐसे केमिस्ट्री और फिजिक्स का मिल के जो बना है उसको बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री का मिक्स चीज़ें हम देखेंगे। मान लो हमारे घर में जो लाइट आ रहा है तो उसमें जो लाइट जो है वो फिजिक्स की है, लेकिन जो लाइट के लिए इलेक्ट्रॉन जो नेसेसरी है वो केमिस्ट्री की है, समझ रहे हैं। तो वो होता है फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ये है कि कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, जो जिंदा है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है
तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। मतलब हमारा जो पूरा बॉडी है वो किसका बना हुआ है? हमारा जो पूरा जो बॉडी है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, है ना, कैल्शियम, ऐसे एलिमेंट्स मिलके बना हुआ है। हमारा पूरा जो बॉडी है वो एलिमेंट्स के मिलने से बना है। सबसे ज़्यादा जो है हमारी बॉडी में वो होता है CHON, क्लियर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। हम देखेंगे तो हमारी जो बॉडी है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, लिपिड होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं, है ना। वो क्या है सब? वो एक टाइप के बायोमोलिक्यूल्स हैं। अब मोलिक्यूल मतलब वो एटम के जुड़ने से बने हैं, लेकिन हमारी बॉडी में है मतलब वो बायोमोलिक्यूल है। उसकी जो स्टडी है उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके ऊपर बातें होगी बाद में। हम जो सुसु करते हैं, यूरिया होता है उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसकी जो स्टडी है वो होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब हमें स्वेटिंग होता है, मतलब पसीना आता है, तो उसके अंदर एमिनो एसिड होता है, तो वो भी एक कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड है, उसको समझ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम जब रोटी खा रहे हैं तो वो रोटी का जो टुकड़ा हम तोड़ के खाते हैं उसके अंदर स्टार्च होता है। स्टार्च जो होता है वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है। ग्लूकोज जो है उसका फॉर्मूला C6H12O6 होता है। अब ऐसे जो फॉर्मूले हैं वो तो केमिस्ट्री ही देगी। अब ये तो बायो में आएगा नहीं, ये तो केमिस्ट्री की चीज़ है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है कि हमारी बॉडी में बहुत से केमिस्ट्री के मटेरियल प्रेजेंट है, उसके बारे में समझना, वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समझ रहे हो? चलो, दूसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो जिसमें कार्बन नहीं है वैसे कंपाउंड की स्टडी, उसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्टडी ऑफ कंपाउंड हैविंग नो कार्बन, उसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा है एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। तो एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री के कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाना जो हमें एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में काम लगे, फार्मर्स को काम लगे, है ना, जिससे हम प्रोडक्शन बढ़ा सके, अपना जो भी मतलब खाना वगैरह पक रहा है ना, उसकी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं हम? दो चीज़ें यहाँ पे कर रहे हैं। एक तो हम यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र, पता होगा आपको फर्टिलाइज़र, क्लियर, फर्टिलाइज़र जो होते हैं। अब फर्टिलाइज़र से क्या होता है, खेतों में ज़्यादा हमको प्रोडक्ट मिलती है फर्टिलाइज़र यूज़ करने से। अलग अलग फर्टिलाइज़र आपने सुने होंगे, यूरिया फर्टिलाइज़र, अमोनिया, पोटास। ये जो फर्टिलाइज़र है वो केमिस्ट्री से बनते हैं। आप अगर अहमदाबाद जाएंगे तो बीच में आएगा ONGC का एक पूरा, कलोल जाओगे तो ONGC का पूरा एक प्लांट होगा, वो फर्टिलाइज़र बना रहा है। दूसरा हम क्या यूज़ करते हैं? पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं। पेस्टिसाइड्स जो होती है, पेस्टिसाइड्स मतलब क्या होता है कि हम अगर खेती कर रहे हैं, मान लो मैं कपास की खेती कर रहा हूँ, कॉटन, है ना, तो क्या होगा, प्रॉब्लम ये रहेगा कि उसके अंदर वो जो होते हैं मतलब एक ऐसा मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, वो क्या करेगा, पूरा ये जो कॉटन है उसको खा जाएगा। या फिर अगर मैं मान लो पोटैटो या फिर जो भी कोई भी मैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ, तो उसके अंदर क्या होते हैं, कुछ वायरस होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं छोटे छोटे। वो क्या करते हैं, हमारा जो भी पूरा मतलब खेत के अंदर जो है उसको खा लेंगे, बिगाड़ देंगे। तो हम क्या करेंगे, उनको मारने के लिए, उनको किल करने के लिए पेस्टिसाइड्स डालेंगे। वो जैसे हम घर में मच्छर मारने के लिए काला हिट डालते हैं ना, वैसे खेतों में भी मॉस्किटोज या फिर और कोई भी प्रॉब्लम है अगर किसी ऑर्गेनिज्म का, उसको मारने के लिए यहाँ पे फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, है ना। हाँ, इफ़को भी है एक, ONGC भी है, क्लियर, सॉरी इफ़को ही है, ONGC तो ऑयल एंड नेचुरल गैस हो जाएगा, मैं गलत हूँ, इफ़को है वो, हाँ इफ़को है फर्टिलाइज़र का। थैंक यू कृपाल, है ना, थैंक यू कृपाल। इंडियन फार्मा फर्टिलाइजिंग कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वाह वाह क्या बात है, इफ़को है कलोल में, सॉरी मेरी गलती है, मैंने गलती से ONGC बोल दिया। चलो, तो ये जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती हैं इनमें काम रहता है। फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स जो होती है वो केमिस्ट्री वाले ही देते हैं, उन्हीं से बनता है, क्योंकि ये सब केमिकल होते हैं और केमिकल बनाने का काम केमिस्ट्री वालों का है। दूसरा है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है, इसको थोड़ा समझे। तो ये जो बॉम्ब बना रहे हैं, एटम बॉम्ब, आपने नाम सुना होगा, हाइड्रोजन बॉम्ब, है ना, ये जो बॉम्ब बन रहे हैं
क्लियर, उसका जो है वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री। आपने थोड़ा 9th में इसके बारे में पढ़ा होगा, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, ऐसी दो रिएक्शन देखी होगी, फ्यूजन एंड फिजन। इसके अंदर जो क्या होता है, मान लो ये जो एक्सरे है अपना, एक्सरे है, अल्फा रेज है, क्लियर, गामा रेज, बीटा रेज, ये जो भी जितने भी रेज होते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज जो है, या फिर जो हम जो एटॉमिक बॉम्ब बनाते हैं ना, एटॉमिक बॉम्ब बनाते हैं या फिर हाइड्रोजन बॉम्ब बनाते हैं, तो वो सब काम यहाँ पे होता है बॉम्ब बनाने का, क्लियर, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। समझ रहे हो? हमारे यहाँ पे ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री के प्लांट है नहीं। अमेरिका के अंदर तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी इससे ही प्रोड्यूस करते हैं। अमेरिका की बात कर रहा हूँ, जो न्यूक्लियर प्लांट होते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी यहीं से प्रोड्यूस की जाती है। जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है उसके अंदर खास करके यूरेनियम और थोरियम का यूज़ किया जाता है। यूरेनियम और थोरियम की हेल्प से जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है तो उसको न्यूक्लियर केमिस्ट्री की ब्रांच में लिया जाता है। हमारे यहाँ पे क्या है कि हम कोल में से इलेक्ट्रिसिटी निकालते हैं, जो कोलसा होता है ना, कोयला, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं हम लोग। लेकिन अमेरिका के पास कोलसा नहीं है, उसके पास कोल नहीं है, उसके बदले वो यूरेनियम में से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। ऐसा बोला जाता है कि अगर 10 लाख ट्रक भर के कोल लाओ और उसके सामने अगर 1 ग्राम यूरेनियम रख दो तो दोनों की जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है वो इक्वल रहता है। 10 लाख ट्रक भर के आप कोल से लाओ और उसके सामने 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम रख दो, इलेक्ट्रिसिटी इक्वल प्रोड्यूस करता है। मतलब 1 किलोग्राम अपने पास यूरेनियम है तो वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा आप सोच भी नहीं सकते, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। अगर 10 ग्राम यूरेनियम मेरे पास है और मैं डाल दूँ धानेरा में तो पूरा धमाका कर दे, मतलब इतनी पावर होती है उसकी, ये ध्यान रखना। चलो, तो ये जो होती है वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री होती है, बाद में आएगा सब, टेंशन मतलब इतने कुछ नहीं होना है, धमाके नहीं करने, अपने को पढ़ना है। चलो, दूसरा है मेडिसिन केमिस्ट्री। इसमें क्या होता है, जो ड्रग्स हम बनाते हैं, जो डिजीज़ होते हैं उसकी जो ड्रग्स बनती हैं, क्लियर, तो वो भी सब केमिस्ट्री वाले ही बनाते हैं। देखो, बायो वाले डॉक्टर बना सकते हैं, मतलब अब बायो पढ़ के MBBS में जा सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, लेकिन डॉक्टर बन के दवाई लिखनी है, तो जो दवाइयाँ बनाने का काम है, मेडिसिन बनाने का काम है, वो केमिस्ट्री वाले लोग ही करेंगे। उन्हीं को पता चलेगा कौन से केमिकल में कितना केमिकल मिलाने से क्या इफेक्ट आएगा, क्या दवाई बनेगी, है ना। वो जो है, ठीक है, वही रहेगा मेडिसिन केमिस्ट्री। मतलब ड्रग लिखना काम डॉक्टर का है, लेकिन वो ड्रग बनाने के लिए कितना क्या रखना, मतलब आप किसी भी ड्रग को देखेंगे तो उसके पीछे उसका कंटेंट लिखा होगा। आप कोई भी ड्रग देख लेना तो उसके अंदर लिखा होगा 0.012% पैरासीटामोल, 0.012% वेट बाय वॉल्यूम NaCl, 0.022% वाटर। तो वो जो परसेंटेज निकालना होता है, कितना रखना क्या नहीं रखना, वो सब केमिस्ट्री वाले मिलकर डिसाइड करते हैं। दूसरा है न्यूमेरिकल केमिस्ट्री। ये मैथ्स और केमिस्ट्री का संगम है, क्लियर। मैथ्स और केमिस्ट्री का जो संगम है उसको न्यूमेरिकल केमिस्ट्री बोला गया है, मैथ्स प्लस केमिस्ट्री। देखो, हमारा सबके साथ सेटिंग है, केमिस्ट्री वालों का सबके साथ सेटिंग है। देखो, फिजिक्स वालों के साथ केमिस्ट्री का सेटिंग, फिजिकल केमिस्ट्री। बायो वालों के साथ केमिस्ट्री का सेटिंग है, बायो केमिस्ट्री। यहाँ पे मैथ्स वालों के साथ भी केमिस्ट्री का सेटिंग है, न्यूमेरिकल केमिस्ट्री। 2 लोगों के साथ सेटिंग नहीं है, इंग्लिश वाले और संस्कृत वालों के साथ, समझ रहे हो। तो ऐसा इंग्लियो केमिस्ट्री और संस्कृतियो केमिस्ट्री ऐसा कुछ है नहीं, तो ध्यान रखना। मैथ्स और केमिस्ट्री की मिली ब्रांच है, उसको बोलते हैं न्यूमेरिकल केमिस्ट्री। इसके अंदर क्या होता है वो देख लेंगे बाद में, मैथ्स और केमिस्ट्री का जो मिला हुआ ब्रांच है। दूसरा होता है बायो केमिस्ट्री। अब ये समझे बायो केमिस्ट्री क्या है। तो हमारी बॉडी में बहुत सी रिएक्शन चलती रहती है, हमारे जो बॉडी है उसके अंदर बहुत सी रिएक्शन होती रहती है। अभी आपको है ना झटका लगेगा ये सुन के कि हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन होती है। हाँ, बता रहे हैं हम, आपकी बॉडी में, हमारी बॉडी में, सबकी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होती रहती है ना। मतलब सब कुछ केमिकल रिएक्शन से होता है। मान लो अगर मैं सांस भी ले रहा हूँ, है ना, तो जो ऑक्सीजन है
वो हमारी टिश्यू और सेल तक पहुंचता है, तो वो एक केमिकल रिएक्शन से पहुंचता है कि जो ऑक्सीजन रहेगा वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगा और हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के HbO2 बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिनिक एसिड। वो जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ क्यों जुड़ रहा है? क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है Fe, तो Fe जो है वो उसकी +4 जो वैलेंसी रहती है ना, मतलब यहाँ पे 2 3 4 Fe, हर एक Fe की +1 वैलेंसी, मतलब उस हिसाब से जो Fe है वो ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करता है और ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन जुड़ता है, फिर वो टिश्यू के पास पहुंचता है। फिर CO2 को देखेगा जब हीमोग्लोबिन, तब क्या होगा? हीमोग्लोबिन जब CO2 को देखेगा तब ऑक्सीजन को छोड़ देगा, CO2 को लेके ऑक्सीजन जो है वो सेल को दे देगा, फिर वो वापस CO2 बाहर निकलेगा। ये तो मैंने रेस्पिरेशन की बात की। हमारे अंदर हर एक कोई भी मतलब काम हो रहा है वो केमिकली रिएक्शन होकर के हो रहा है। मतलब सलाइवा बन रहा है, हमारे बॉडी के अंदर सलाइवा बन रहा है, तो वो सलाइवा बनने के लिए रिएक्शंस होती रहती है बॉडी में। हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर बहुत सी रिएक्शन होती रहती है। हम यहाँ से अगर पानी, मतलब हम यहाँ से अगर समझो रोटी खा रहे हैं, है ना, तो वो रोटी वापस रोटी नहीं निकलती, वो कुछ और फॉर्म में बाहर निकल रही है। देखो हमने रोटी खाया, तो जब हम पोटी करने जाएंगे तो रोटी नहीं आएगी, पोटी ही आएगी। इसका मतलब रोटी के साथ कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी ने किया है, तभी तो रोटी पोटी बन गई है, समझ रहे हो? मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सी केमिकल रिएक्शन होती रहती है, और जो केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में होती है उसका जो स्टडी करना होता है उसको बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? बायोकेमिस्ट्री। मतलब केमिकल रिएक्शंस प्रेजेंट इन बॉडी, उसका जो स्टडी है वो है बायोकेमिस्ट्री। और जो केमिकल हमारे अंदर प्रेजेंट है उसका जो स्टडी है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थोड़ा फर्क है, यहाँ पे रिएक्शन की बात करनी है, यहाँ पे ओनली बायोमोलिक्यूल्स की बात करनी है। चलो, सबसे अच्छा वो है ग्रीन सबसे अच्छी जो चीज़ है वो है ग्रीन केमिस्ट्री। अभी ग्रीन केमिस्ट्री क्या है, उससे पहले हमें ग्रीन केमिस्ट्री को समझने से पहले इसको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। सबसे अच्छी जो चीज़ है वो है ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री मतलब हमें ऐसे कंपाउंड बनाने हैं जो हमारे लिए यूज़फुल है, लेकिन हमारे एनवायरनमेंट को उससे कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है। हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो यूनिवर्स है, भगवान ने जो हमको दिया है, हमारा नेचर है ना, नेचर मतलब यहाँ पे मैं बाहर के नेचर की बात कर रहा हूँ, उसको नुकसान नहीं होना चाहिए, हमें फ़ायदा हो, किसी को नुकसान ना हो, है ना, ऐसी चीज़ें डेवलप करना, उसको बोलते हैं ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री ये है कि हमें फ़ायदा होना चाहिए, किसी और का नुकसान नहीं होना चाहिए, ऐसी चीज़ों का प्रोडक्शन करें, उसको बोलते हैं ग्रीन केमिस्ट्री। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर थोड़ा बहुत मैं समझा रहा हूँ कि इसमें से क्या याद रखना है, क्या नहीं याद रखना। देखो मैंने क्या पढ़ा है, एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। हम स्टार्ट कर रहे हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री की कुछ बेसिक बातें। उसमें पहले हमने देखा डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। तो हम ये सोच रहे थे कि केमिस्ट्री है वो स्टडी ऑफ एलिमेंट है। फिर हमको चाचा आए, रोवाल्ड हॉफमैन चाचा। चाचा का नाम याद रखना, कौन से चाचा? रोवाल्ड चाचा। रोवाल्ड चाचा ने बोला बेटा स्टडी ऑफ एलिमेंट केमिस्ट्री नहीं है, केमिस्ट्री एक लार्ज स्टडी होता है जिसके अंदर हमें कंपाउंड और एलिमेंट की स्टडी तो करनी है, साथ ही साथ उसके रूल्स, उसके हाइपोथेसिस, उसके ट्रूथ और उसके थियरम को भी पढ़ना है, उसे केमिस्ट्री कहेंगे। ये रोवाल्ड चाचू ने बताया। फिर पापा आए, है ना, चाचू के बाद कौन आए? पापा। कौन आए? लेवुजियर। उन्होंने हमको एलिमेंट का डेफिनेशन दिया। उसके बाद बच्चे होने लगे, है ना, मतलब केमिस्ट्री की अलग अलग ब्रांच है, बहुत सी ब्रांच है। एनालिटिकल केमिस्ट्री है, क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, फिजिकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक है, एग्रीकल्चर है, ये है न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है। उसके बाद मेडिसिन केमिस्ट्री है, न्यूमेरिकल केमिस्ट्री है, बायो केमिस्ट्री है, ग्रीन केमिस्ट्री है, बहुत सारी ब्रांच है। कौन सी ब्रांच में क्या हो रहा है ये हमने आपको बता दिया। अब है ना कुछ जो है यूज़ है, यहाँ पर यूज़ और मिसयूज़ देख रहे हैं यहाँ पर। अब देखो केमिस्ट्री है ना, वो देखा जाए तो सिक्के जैसा है। केमिस्ट्री कैसा है? सिक्के जैसा है। जैसे कोई भी सिक्का होता है तो उसकी दो तरफ होती है, मतलब एक होता है किंग होता है और दूसरा होता है वो क्रॉस होता है। आप सिक्का है, सिक्का तो समझ रहे हो, सिक्का जो वैसे आता है ना, सिक्का कॉइन।
कॉइन के अंदर दो तरफ होती है, एक तरफ मतलब एक तरफ क्रॉस है तो दूसरी तरफ किंग है। वैसे केमिस्ट्री के भी दो पहलू हैं। अगर केमिस्ट्री के में फ़ायदा है तो केमिस्ट्री में नुकसान भी है, मतलब दो चीज़ें हैं। केमिस्ट्री हमें फ़ायदा भी करती है, केमिस्ट्री हमें नुकसान भी पहुंचाती है। तो केमिस्ट्री के दो पहलू हैं, हमें समझने पड़ेंगे कब केमिस्ट्री फ़ायदा पहुंचा रही है, कब केमिस्ट्री नुकसान दे रही है। वहाँ थोड़ा हमें यहाँ पे सोचना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा उस बातों को। मैं सब कुछ निकाल रहा हूँ यहाँ पे, खाली दो चीज़ें रख रहा हूँ, ध्यान रखना, बाकी सब यहाँ पे मैं रब कर रहा हूँ। समझो क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं आपसे। आज हम है ना खाली इंट्रो कर रहे हैं चैप्टर का। अगर इसमें से आप कुछ भी नहीं याद रखेंगे, मैंने जितना बोला उसमें से अगर कुछ भी याद नहीं रखेंगे तो चलेगा, लेकिन अब जो मैं बोल रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं, उनको आपको याद रखनी है। जितना मैंने बताया कुछ भी याद नहीं है चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो बता रहा हूँ वो याद रखना। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है, उसके अंदर हमने क्या किए थे, पेस्टिसाइड्स बनाए थे। हमने पेस्टिसाइड्स बनाए थे, खास करके हमने दो पेस्टिसाइड्स बनाए थे। एक बनाया था DDT और दूसरा बनाया था BHC। DDT और BHC ये पेस्टिसाइड के नाम है, पूरे नाम क्या है क्या नहीं है वो आपको नहीं समझना है। हमने दो पेस्टिसाइड बनाई थी, एक पेस्टिसाइड का नाम था DDT और दूसरा पेस्टिसाइड का नाम था BHC। ठीक है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, और ये था डाइक्लोरो डाइफिनाइल टेट्राक्लोरो इथेन, बराबर, ऐसा था DDT। पूरा नाम आपको याद नहीं रखना है। हमने दो पेस्टिसाइड्स बनाई थी। पेस्टिसाइड का काम क्या था, है ना, तो पेस्टिसाइड और दूसरा हमने बनाए थे फर्टिलाइजर्स, है ना, फर्टिलाइजर। चलो हम फर्टिलाइजर भी बनाते हैं और हम पेस्टिसाइड्स भी बनाते हैं। अब पेस्टिसाइड से फ़ायदा क्या है कि अगर हम अपने खेतों में पेस्टिसाइड अगर डालेंगे, हम अगर अपने खेतों में पेस्टिसाइड डालेंगे तो क्या होगा कि भाई खेती अच्छी होगी, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी जो मतलब प्रोडक्ट है उसको नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज़ बताऊँ, पेस्टिसाइड डालने के बाद अगर वही चीज़ अगर हम खा रहे हैं तो क्या हमको नुकसान नहीं होगा उससे? देखो, पेस्टिसाइड्स डाल रहे हो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर रहे हैं। मान लो कि मेरे पास मतलब भिंडी का एक छोड़ है ना, भिंडी का पेड़ है, भिंडी, या फिर बैंगन का एक पेड़ है। चलो ये बैंगन का एक पेड़ है, समझ लो ये बैंगन का एक पेड़ है और इसके ऊपर ये बैंगन है, और मैंने उसके ऊपर ऐसे स्प्रे करके पेस्टिसाइड डाल दिया। चलो पेस्टिसाइड डाल दिया, फिर क्या होगा कि वो जो बैंगन है उसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करेगा, वो बैंगन है वो अच्छा रहेगा। ये बैंगन अगर मैं खा रहा हूँ तो क्या वो मेरी बॉडी में जाके नुकसान नहीं करेगा? करेगा, 100% करेगा, क्योंकि ये जो DDT है उसका जो कुछ अमाउंट जो है वो बैंगन के अंदर भी तो जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि पेस्टिसाइड यहाँ पे ऊपर ऊपर ही पड़ा रहेगा, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा बहुत पेस्टिसाइड्स बैंगन के अंदर भी जाएगा, मतलब DDT है BHC वो उसके अंदर भी जाएगा, और वो DDT मेरे अंदर भी जाएगा, और धीरे धीरे मेरा जो मतलब ये जो स्टमक है उसके अंदर DDT जमा होता जाएगा, डिपॉजिट होगा धीरे धीरे DDT। और जब बहुत ज़्यादा DDT डिपॉजिट हो जाएगा तो फिर मुझे भी अलग अलग टाइप की डिजीज़ हो सकती है, समझ लो, बहुत सी बीमारियाँ हो सकती हैं। तो पेस्टिसाइड वैसे तो फ़ायदा कर रहे हैं, है ना, वैसे फ़ायदा है, लेकिन वैसे उसका नुकसान भी है कि हमें पेस्टिसाइड्स वाले जो सब्जियां होती है उनको नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उससे हमारा ही नुकसान हो रहा है। दूसरा, फर्टिलाइज़र जो है, अब फर्टिलाइज़र डालने से क्या होता है कि हमें ज़्यादा मिलता है, अमाउंट क्वांटिटी ज़्यादा मिलती है, प्रोडक्ट ज़्यादा मिलता है। लेकिन फर्टिलाइज़र से क्या होता है, जो हमारी ज़मीन है ना, जो हमारी ज़मीन है उसकी फर्टिलिटी कम होती है, ज़मीन की फर्टिलिटी कम होती जाती है, और ज़मीन की जो वाटर एब्जॉर्प्शन पावर है वो भी कम होती है। वाटर एब्जॉर्प्शन पावर कम होती है मतलब क्या होता है कि आप अगर फर्टिलाइज़र डाल रहे हो, बहुत टाइम से आप फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हो, तो क्या होगा कि हमारी जो ज़मीन होगी उसकी वाटर एब्जॉर्प्शन की जो पावर होगी वो कम हो जाएगी, फिर ज़मीन वाटर सक नहीं करेगी। वैसी ज़मीन में क्या होगा, आप पानी डालोगे वो एब्जॉर्ब ही नहीं करेगी, उसके ऊपर पानी ऐसे ही पड़ा रहेगा। अब देखना, बहुत सी ऐसी ज़मीन है कुछ एरिया में, क्या आप पानी डालोगे ना, पानी ऐसे पड़ा ही रहेगा, वो ऐसे अंदर जाएगा ही नहीं। तो उससे क्या होगा, वाटर एब्जॉर्ब करने की जो पावर है वो कम हो रही है। क्यों? क्योंकि हम फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, तो फर्टिलाइज़र क्या है, पूरा सॉल्ट बना देता है इसके अंदर ज़मीन के ऊपर, और जो वो सॉल्ट है वो फिर वाटर को एब्जॉर्ब करने ही नहीं देता।
तो यहाँ पे फ़ायदे भी हैं साथ में नुकसान भी है। और मैं आपको बताऊँ ये जो DDT और BSc तो इतना नुकसान किया था, इतना नुकसान, बहुत नुकसान किया था कि अमेरिका ने तो इसको बैंड कर दिया है। अमेरिका ने इसको बैंड कर दिया है, मतलब अमेरिका में DDT और BSc बेचना और ख़रीदना एक बहुत बड़ा अपराध है। इंडिया ने भी इसको बैंड किया है अभी अभी, मतलब इंडिया में भी DDT बेचना और ख़रीदना या अपने पास रखना एक बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि इससे हमारे एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान होता है। और ज़्यादातर नुकसान उनको होता है जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब पानी में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है उसको ज़्यादा नुकसान होता है DDT की वजह से। क्लियर? एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म को ही नुकसान ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो हमारी मतलब पूरा एग्रीकल्चर जो बिजनेस है वो नदियों के साथ जुड़ा हुआ है, और नदियों में क्या होगा कि पेस्टिसाइड जाएगा। अगर हम खेतों में, नहरों में, नदियों में पानी यूज़ करेंगे और नदियाँ जाके समुंदर से मिलेगी, और समंदर में एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म रहते हैं, मतलब पानी में रहने वाले जीव, उनके बॉडी में DDT जाएगा तो वो मरेंगे बेचारे, उनको नुकसान हो गए। तो इसीलिए अमेरिका ने इसको बैंड कर दिया है, इंडिया ने भी इसको बैंड किया है DDT BSc को। तो फ़ायदा भी था साथ में नुकसान भी था, है ना? तो ये ध्यान रखना, एग्रीकल्चर की बात की। दूसरी बात है यहाँ पे मेडिसिन में देखा जाए तो मेडिसिन में बहुत सी मेडिसिन केमिस्ट्री की है, मतलब जितनी मेडिसिन है सबकी सब केमिस्ट्री की है। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे कैंसर और एड्स के बारे में, है ना? कुछ लोग खुश हो गए होंगे नाम देख के, एड्स है, कैसा मज़ा आ रहा है एड्स नाम सुन के। ध्यान रखो यहाँ पे कैंसर की 2 मेडिसिन है, एड्स की 1 मेडिसिन है। कैंसर की जो मेडिसिन है उसका नाम है सिस्प्लेटिन। क्या नाम है? सिस्प्लेटिन। और दूसरी एक मेडिसिन है उसका नाम है टैक्सोल। एड्स की जो मेडिसिन है उसका नाम है AZT, एजिडोथाइमिडीन। क्या है? एजिडोथाइमिडीन। अब देखना एड्स का इलाज मिल गया है तो कोई टेंशन जैसा है नहीं, है ना? मतलब ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। चलो, तो जो एड्स है उसकी जो मेडिसिन है AZT, एजिडोथाइमिडीन। और जो कैंसर है उसका एक ड्रग है सिस्प्लेटिन और टैक्सोल। 100% रिजल्ट नहीं है इन ड्रग का, ये ध्यान रखना। ये जो ड्रग है इनका 100% रिजल्ट नहीं है, मतलब ऐसी गारंटी नहीं है कि भाई ड्रग लेने से काम हो ही जाएगा ऐसी, लेकिन रिजल्ट है 70-80% रिजल्ट है ड्रग्स का, समझ गए? देखो बहुत सी मेडिसिन, सब की सब मेडिसिन केमिस्ट्री की है, मगर आपको समझ लो फीवर हो रहा है, अब फीवर है और आपने अगर पैरासीटामोल लिया, केमिस्ट्री का है मेडिसिन। अगर आपको डायरिया हो गया है, पूरा दिन जाना पड़ रहा है, आना जाना लगा रहा है, और आप लोपामाइड अगर ले रहे हो तो वो भी केमिस्ट्री की है टैबलेट। कुछ भी डिजीज़ है, कोई भी मेडिसिन ले लो केमिस्ट्री की है। लेकिन हमारी बुक में यहाँ पे 2 मेडिसिन मेंशन की है तो हमें याद रखना पड़ेगा। कैंसर के लिए होती है सिस्प्लेटिन और टैक्सोल होती है, और एड्स के लिए होती है AZT, एजिडोथाइमिडीन। ये मेडिसिन है। अब इसके फ़ायदे भी है, इसके नुकसान भी है। इसके फ़ायदे भी है, इसके नुकसान भी है। सिस्प्लेटिन और टैक्सोल, कैंसर के लिए सिस्प्लेटिन और टैक्सोल। स्पेलिंग थोड़े बड़े वर्ड्स में लिख रहा हूँ ताकि आपको दिखे। सिस्प्लेटिन और दूसरा जो है वो है टैक्सोल। क्लियर? और एड्स के लिए है AZT, एजिडोथाइमिडीन। अब ये जो ड्रग है इनका फ़ायदा ये है कि भाई कैंसर है, अगर एड्स है तो उसका जो डिजीज़ है उसका इलाज हो जाएगा। और नुकसान ये है कि ये ड्रग अगर ज़्यादा ली जाए, मान लो आप कैंसर की ड्रग अगर ज़्यादा ले रहे हो, किसी को कैंसर है और वो गोलियाँ ले रहा है, सिस्प्लेटिन खा रहा है, टैक्सोल खा रहा है, तो बाल झड़ जाएंगे, मतलब फिर बॉडी पे बाल नहीं रहेंगे, पूरा टकला हो जाएगा, बाल झड़ने लगेंगे। ये जो उसकी मतलब जो ये स्किन जो है वो स्किन ऐसे मतलब कर्व वाली हो जाएगी, पूरी कर्वेड स्किन हो जाएगी, मतलब बुढ़ा दिखने लगेगा वो, उसकी जो स्किन है वो एकदम से बकवास स्किन हो जाएगी। तो ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट है। मतलब फ़ायदा भी है कि भाई कैंसर जो है वो उसका इलाज हो जाएगा, लेकिन साइड इफ़ेक्ट भी है कि भाई बॉडी पे बाल नहीं रहेंगे, पूरा मतलब एज जो है वो ज़्यादा दिखने लगेगा। तो फ़ायदे के साथ नुकसान भी है। और ज़्यादा टैबलेट्स लेने से, ज़्यादा ड्रग लेने से हमारी जो इम्यूनिटी है वो कम होती है, हमारी जो किडनीज़ है और हमारा जो लीवर है उसको भी नुकसान होता है ज़्यादा ड्रग लेने से। लिखा ही होता है ड्रग पे कि मोर अमाउंट ऑफ दिस ड्रग कैन इंजरस योर किडनी एंड लीवर, है ना, ऐसा लिखा होता है। तो यहाँ पे केमिस्ट्री में फ़ायदे भी है, नुकसान भी है, समझ रहे हो? तो मेडिसिन में ध्यान रखना
कैंसर के लिए सिस्प्लेटिन और टैक्सोन है, एड्स के लिए AZT है। एग्रीकल्चर में ध्यान रखना फर्टिलाइज़र है ना, फर्टिलाइज़र के तो नाम अपने को दिए नहीं है, और ये जो है DDT और BHC ये ध्यान रखना। दूसरा एक ध्यान रखना कि यहाँ पे एक चीज़ हमको समझाया है कि ग्रीन केमिस्ट्री क्या है, उसके बारे में थोड़ा समझाया है इधर कि ग्रीन केमिस्ट्री क्या फंडा है, उसका क्या फंडा होता है, ग्रीन केमिस्ट्री क्या है। अब खाली 2 मिनट ही है, उसके बाद लेक्चर ख़त्म हो रहा है ना, तो 2 मिनट थोड़ा ध्यान से सुनना कि जो ग्रीन केमिस्ट्री है उसका क्या पिक्चर है और ग्रीन केमिस्ट्री क्या है। तो ग्रीन केमिस्ट्री में हमें यह समझाया है कि हमें कुछ चीज़ें यूज़ करनी ज़रूरी है, मतलब कुछ चीज़ों के बिना हमारा जीवन पॉसिबल नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें यूज़ करनी ही पड़ेंगी, उसके बिना हम मतलब है ही नहीं। वो नहीं बोलते तेरे बिना मेरा क्या वजूद, है ना, तेरे बिना तो मेरा कुछ वजूद ही नहीं है ना, तू नहीं तो जैसे मैं ही नहीं। ऐसी कुछ आइटम्स होती है कि जिसे यूज़ करना हमारे लिए ज़रूरी बन गया है, लेकिन हमारी ज़रूरत से अगर किसी और का नुकसान हो रहा है तो हमें उसका ऑप्शन निकालना चाहिए। हमें उसका क्या निकालना चाहिए, ऑप्शन निकालना चाहिए। उसी को बोलते हैं ग्रीन केमिस्ट्री। हमारी ज़रूरत भी पूरी हो जाए और किसी का नुकसान भी ना हो, बस वही चीज़ है ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री क्या बता रही है हमें कि हम जो एयर कंडीशनर यूज़ कर रहे हैं, हम जो रेफ्रिजरेटर यूज़ कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर है ना, फ्रीज बोलते हैं हम उसको, घर में सब सब्जी वब्जी ठंडा पानी पीने के लिए जो यूज़ करते हैं ना, रेफ्रिजरेटर, फ्रीज, एयर कंडीशनर। ये जो है एयर कंडीशनर या फिर जो रेफ्रिजरेटर है, इसके अंदर एक गैस यूज होती है, उसका नाम है फ्रीऑन। पता होगा आपको, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर के अंदर एक गैस यूज होता है, उसका नाम क्या है, फ्रीऑन। ये जो फ्रीऑन जो है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। फ्रीऑन क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CFCS है ना। फ्रीऑन जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है। अब AC और रेफ्रिजरेटर में से जो गैस निकलेगा, फ्रीऑन गैस, वो तो बाहर ही निकलेगा। बाहर निकल के ये जो गैस है वो गैस ऊपर जाएगा, तो इसके अंदर क्या है, क्लोरीन होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के अंदर क्या होता है, क्लोरीन होता है। ये जो क्लोरीन जो है वो क्या करेगा, जब ऊपर जाएगा तो ऐसे पूरा चेन बना के ऊपर जाएगा, मतलब क्लोरीन के जो मॉलिक्यूल है वो ऐसे चेन बना के ऊपर जाते हैं ऐसे। और ऊपर जाके जो हमारा एनवायरनमेंट के अंदर जो हमारा ओजोन लेयर है, थोड़ा ऊपर हम देखेंगे तो ओजोन लेयर है एनवायरनमेंट के अंदर। ये जो ओजोन जो लेयर है उसके अंदर ये क्लोरीन जाके वॉइड्स बनाता है, मतलब वो ओजोन लेयर को तोड़ता है। कौन, क्लोरीन। क्लोरीन क्या करेगा, ओजोन लेयर को ब्रेक करेगा। जैसे जैसे ओजोन लेयर ब्रेक होगा वैसे वैसे ओजोन लेयर में वॉइड्स बनेंगे, मतलब ऐसा बोलेंगे उसमें गाबड़े पड़ेंगे ओजोन लेयर में। किसकी वजह से, क्लोरीन की वजह से। क्लोरीन कहाँ से आ रहा है, तो जो रेफ्रिजरेटर यूज़ कर रहे हैं हम, या फिर जो हम एयर कंडीशनर यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर फ्रीऑन गैस यूज हो रहा है, और वो फ्रीऑन गैस जो है उसके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और उसके अंदर क्लोरीन है, और वो क्लोरीन जाके ओजोन लेयर को नुकसान कर रहा है। अब ओजोन लेयर का काम क्या है, हाँ, डिप्लेशन कर रहा है। वो ओजोन लेयर का क्या कर रहा है, डिप्लेशन कर रहा है। थोड़े बहुत वर्ड्स देते रहना मेरे को, फिर तो मैं संभाल लूँगा, कोई टेंशन नहीं है ना। वो ओजोन लेयर को डिप्लेशन कर रहा है, तो उससे क्या होगा कि जो हमारा जो सन होता है, वो सन में से क्या है कि भाई रेज निकलते हैं, अलग अलग टाइप के रेज निकलते हैं जो सन की लाइट होती है। उसमें एक जो रेज होते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज बोलते हैं उसको, यूवी रेज, वो हमारे लिए बहुत ही मतलब ज़्यादा हार्मफुल है। यूवी रेज जो होते हैं, यूवी रेज, वो क्या है, हमारी स्किन को और हमारी आँखों को नुकसान पहुँचाते हैं। अगर यूवी रेज डायरेक्ट अर्थ पे आ गए, समझो ये सन है, ये हमारा एनवायरनमेंट है, और यहाँ पे अर्थ है, और यहाँ पे हम खड़े हैं। मान लो यहाँ पे हम खड़े हैं, मान लो ये अल्पेश खड़ा है ना, ये अल्पेश खड़ा है, और डायरेक्ट अगर यूवी रेज अल्पेश पे गिर रहे हैं तो क्या होगा, जो स्किन है उसके डिजीज हो गए,
आंखों की डिजीज़ होगी, जो काला मोतिया करके एक डिजीज़ आता है वो इसकी कारण होता है। यूवी रेज डायरेक्ट अगर आंखों में जा रहे हैं तो नाइट ब्लाइंडनेस और ब्लैक डार्क स्पॉट ऐसी जो डिजीज़ है वो हो सकती है। और स्किन डिजीज़ हो सकते हैं, मतलब स्किन के डिजीज़, मतलब स्किन बिगड़ जाना, खराब होना, ऐसे बहुत सारे डिजीज़। अब ये प्रॉब्लम कहाँ से हुई कि हमने एयर कंडीशनर में ये CFC यूज़ किया, इसमें क्लोरीन था, क्लोरीन ने जाके ओजोन लेयर को डिप्लेशन कर दिया और जो अल्ट्रावायलेट रेस थी वो डायरेक्ट अर्थ पे आ गई। तो यहाँ पे ओजोन लेयर क्या कर रहा था, तो ओजोन लेयर जो है वो अल्ट्रावायलेट रेस को एब्जॉर्ब कर रहा था, मतलब वो अल्ट्रावायलेट रेस को अर्थ पर आने नहीं दे रहा था। उससे फ़ायदा ये था कि भाई जो अल्ट्रावायलेट जो रेस थी वो अर्थ पे नहीं आ रही थी, हमें लाइट मिल रहा था लेकिन अल्ट्रावायलेट रेस से हम बचे हुए थे। तो स्किन के जो डिजीज़ थे, स्किन कैंसर वगैरह, उससे हमारा मतलब प्रोटेक्शन हमको मिल रहा था उससे। अब ये बोलो कि मैं ये बोलूँ कि भाई ये जो है एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर, इससे नुकसान हो रहा है ओजोन लेयर का, तो कल से आप लोग एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर यूज़ करना बंद कर दो, तो क्या कोई मानेगा? क्या हम अगर गांव पे जाके, घर पे जाके बोले कि भाई आप लोग रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर का यूज़ मत करो, कोई मानेगा हमारी बात? कोई नहीं मानेगा। तो हमने क्या किया, इसका ऑप्शन निकाला। हमने क्या किया, इसका ऑप्शन निकाला। भाई हमें एयर कंडीशनर भी चाहिए, रेफ्रिजरेटर भी चाहिए, लेकिन ओजोन लेयर को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो हमने उसका ऑप्शन निकाला। हमने एक नया गैस बना दिया, HFC 134A। गैस का नाम याद रखना, HFC 134A, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। अब इसमें क्या किया, हमने क्लोरीन को हटा के हाइड्रोजन डाल दिया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन 134A, ऐसा हमने एक गैस बना दिया। अब ये गैस है, उसको हम यूज़ कर रहे हैं रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में। आप देखना अभी जो नए एयर कंडीशनर है, जो नए AC है, नए रेफ्रिजरेटर है, उसके ऊपर ऐसा लिखा होगा, ऐसा लिखा होगा CFC फ्री। CFC फ्री मतलब उसके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स नहीं है, और ऐसा लिखा होगा HFC। इसका मतलब यह है कि अब इसके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं है, HFC है। HFC का काम बिल्कुल फ्रीऑन के जैसा ही है, मतलब ठंडा करने का काम है, ये भी एक ठंडा गैस है, कूलिंग देने का काम है इसका, लेकिन इसके अंदर क्लोरीन नहीं है। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो ओजोन लेयर है उसका डिप्लीशन नहीं होगा, मतलब अपना काम बनता और जनता भी भाड़ में नहीं जा रही। देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, और यहाँ पे अपना काम बनता, साथ में रहे जनता। समझ रहे हो? तो ये है ग्रीन केमिस्ट्री, मतलब हमारा काम यहाँ पे बन रहा था, एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा था, यहाँ पे हमारा भी काम हो रहा है, एनवायरनमेंट को भी नुकसान नहीं हो रहा है। बस ये सोचना है ग्रीन केमिस्ट्री। यहाँ ऐसा लगा कुछ साइंटिस्ट को कि HFC से भी थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है। कुछ साइंटिस्ट ने ऐसा देखा कि HFC है वो माइनर अमाउंट में नुकसान दे रहा है। तो हमने एक और गैस बनाई है, उसका नाम है R410A, और दूसरी एक गैस है, इसका नाम है R420A। आप देख लेना, अपने जो एयर कंडीशनर हो गए उसके ऊपर ऐसा लिखा होगा, गैस का नाम है ये R410A और R402A। ये सब HFC के टाइप है। देखो ये HFC है 134A है, और ये है 410 है और 402 है। ये सब गैस की टाइप है HFC की। ये जो होती है वो सबसे अच्छी होती है, मतलब इससे ओजोन लेयर को कोई नुकसान नहीं हो रहा, जरा भी डिप्लेशन नहीं कर रही है ओजोन लेयर का, और बहुत ही अच्छे से वर्क कर रही है रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर के अंदर। तो ये हमने इसके ऑप्शन निकाले हैं, ये हमने इसके ऑप्शन निकाले हैं, समझ गए? ये इसके हमने ऑप्शन निकाल दिए हैं। इसको बोलते हैं ग्रीन केमिस्ट्री। इसी को बोलते क्या बोलते हैं, ग्रीन केमिस्ट्री। मतलब ग्रीन केमिस्ट्री में ये था कि अपना काम होता रहे, एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो। अभी मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत है साइंटिस्ट की। केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पे है साइंटिस्ट की। मतलब ये हमारे पास ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं
जो हमारे लिए ज़रूरी है लेकिन उससे नुकसान हो रहा है। देखो आज फर्टिलाइज़र है, तो फर्टिलाइज़र एक हमारी नीड बन गई है, बिना फर्टिलाइज़र काम नहीं चलता, वो हमारी एक नीड है, लेकिन फर्टिलाइज़र से नुकसान भी हो रहा है। तो हमें ऐसे साइंटिस्ट चाहिए, हमें ऐसे साइंटिस्ट चाहिए कि जो ऐसा फर्टिलाइज़र बनाए कि जो फ़ायदा तो करे लेकिन उससे हमें कोई नुकसान ना हो। पेस्टिसाइड्स हैं, तो पेस्टिसाइड से भी नुकसान हो रहा है, तो हमें ऐसे पेस्टिसाइड की ज़रूरत है कि जो फ़ायदा करे लेकिन नुकसान ना हो। आप देखो पतंजलि, आपने नाम सुना होगा, स्वदेशी पतंजलि आजकल बहुत चल रहा है। क्यों? पतंजलि पूरा ग्रीन केमिस्ट्री पे डिपेंडेड है ना, पूरा ग्रीन केमिस्ट्री पे डिपेंडेड है कि उसकी कोई भी चीज़ हमें नुकसान नहीं कर रही है ना, साथ में काम तो वही हो रहा है। तो ग्रीन केमिस्ट्री में ये चीज़ है, ऐसा लिखा होगा बुक में कि हमें बहुत से साइंटिस्ट की ज़रूरत है ग्रीन केमिस्ट्री में। क्या आप लोग के अंदर वो स्किल, वो हुनर, वो ब्रेवनेस है? क्या आप लोग बनना चाहेंगे साइंटिस्ट ग्रीन केमिस्ट्री के? अगर आप ग्रीन केमिस्ट्री के साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो हमारे साथ कल भी जुड़े रहिए, इसी न्यूज़ चैनल पर जुड़े रहिए और हमारी खबरों को सुनते रहिए। फ्यूचर में हम आपसे वादा करते हैं कि आप भी एक दिन ग्रीन केमिस्ट्री के साइंटिस्ट बनेंगे। तो साइंटिस्ट बनने की इस लड़ाई में कल भी आप हमारे साथ रहे। बुक में ऐसा लिखा है, ध्यान रखना कि आप में वो स्किल है कि आप ग्रीन केमिस्ट्री में आ सको, है ना। बहुत लोगों की ज़रूरत है ग्रीन केमिस्ट्री के लिए। क्या आप तैयार हो? अगर यस तो कल 8 बजे टाइम सर आ जाना।